हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला इस खबर पर बातचीत करने के लिए पटपड़गंज से मौजूद हैं, अजान अंसारी अशोकनगर में मौजूद हैं और मनीषा ढिंडोरिया हमारे साथ रजौरी गार्डन में मौजूद हैं। मनीषा, जिस बूथ पर, जिस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं, वहां की तस्वीरें अगर आप दिखा सके तो दिखाइए, और क्या वहां का आंकड़ा अभी तक सामने आया है पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो? कुंदन, रजौरी गार्डन में मैं इस वक्त हूँ। यहाँ पर तमाम लोग जो है वोट डालकर आ चुके हैं। अब आखिरी पड़ाव पर है जो वोटिंग है। कुछ मतदाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों से जान लेंगे। और वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी भारी मात्रा में जो है वोट पड़े हैं आज। और रजौरी गार्डन से काफ़ी भारी मात्रा में मैंने देखा है कि लोग लाइन लगाकर वोट डालने जा रहे हैं। और सुबह से ही तमाम वोटिंग बूथ पर भारी संख्या में लोग जो है जुटे थे आज। आप मुझे ये बताइए सर, रजौरी गार्डन से क्या क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को सोचकर आप वोट डालकर आए? देखिए, मुद्दे इस समय जो सा है, राष्ट्रीय हित की बात ज़्यादा चल रही है, लेकिन चूंकि ये लोकल चुनाव है तो ये भी देखना ज़रूरी हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति यहाँ आए जो लोगों को समझ सके, क्योंकि स्थानीय मुद्दा है, इसमें अपना नेशनल लेवल की बात नहीं है। आपका लोकल होने की वजह से इसलिए लोग डबल सोच में चल रहे हैं, राष्ट्रीय भी और ये भी। तो देखा जाए कुल मिला के जीवन जिससे सुलभ हो जाए उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान है लोगों का। गार्डन में कोई ऐसे मुद्दे हैं जो एमसीडी से जुड़े हुए हो और अभी तक काम ना हुआ हो, या खुश हैं आप, ऐसा कुछ है? देखिए, मुद्दे तो खाली रजौरी गार्डन की ना बात करें, आप हर जगह की बात करें, मुद्दे हर जगह हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं जो उनसी हैं एकदम नहीं संभलती, और जहां थोड़ी सी ढील हो जाए तो फिर वो आपको पता है काम लटकते रहते हैं। तो मुद्दे हैं ही हैं। मुद्दे तो तमाम है, इनका ये कहना है। वादे हर कोई कर रहा है, उन्हें पूरा कौन करता है ये भी देखना होगा। सर, क्या सोचकर आप वोट देकर आए हैं? क्या मुद्दे आपके जहन में रहे हैं आज? यही सोचा है कि जो भी व्यक्ति आए वो देश के लिए कुछ करे। देश के साथ साथ जो अपना मोहल्ला है, अपना एरिया है, उसमें भी कोई काम करे। मुद्दे तो जब तक जीवन है तब तक चलते ही रहेंगे। मुद्दा यही है कि एक तो है हमारा जो मोहल्ला साफ रहे, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो खुश रहें, चेहरे पे खुशहाली हो, चेहरे पे नूर हो। यही है, हम तो यही चाहते हैं कि एक हमारा देश, हमारी कॉलोनी। पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार बता रही है और दूसरी पार्टी ने जद्दोजहद लगा दी पूरी, अपने बड़े बड़े नेता जमीन स्तर पर उतार दिए। तो कट्टर ईमानदार वाले कह रहे हैं कि अभी तक कूड़े का पहाड़ जो है कम नहीं हुआ। तो जनता क्या सोचती है? इतनी जनता है, कूड़ा तो कम हो नहीं सकता। कहाँ फेंकेंगे उसको ले जाके, आप बताओ? कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। एक दूसरे को काटना है तो जितना मर्जी कोई काटी जाए, कूड़ा तो रहेगा। ये है कि 100% नहीं तो 80% रह जाएगा। जैसे कूड़े को रिसाइकल करने का प्रोग्राम बन रहा है, अगर उस हिसाब से कूड़े को साफ़ करते हैं तो हो सकता है कि कुछ 80% नहीं तो 70% रह जाए। बिल्कुल साफ तो हो ही नहीं सकता जितना मर्जी। देखिए कुंदन, यहाँ पर लोगों का भी ये मानना है कि देखिए जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पर इस तरीके की परेशानियां भी होंगी, और कूड़े के जो पहाड़ है उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी है, अब वो भी दूर हो जाएगी क्योंकि लोगों ने अपना मतदान का प्रयोग कर लिया है यहाँ पर, और भरपूर तरीके से वोट आज डाले हैं दिल्ली वासियों ने। और अब देखना होगा कि किस पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे कर पाएंगे या नहीं। चलिए, लोगों के जहन में जो कूड़े का पहाड़ है वो बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है, उसके आसपास, कूड़े के पहाड़ के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए हो सकता है बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐसा लगता है मनीषा ने जिन लोगों से बातचीत की है उनके जहन के मुताबिक, कूड़े का ढेर कोई मुद्दा नहीं है। पीयूष शुक्ला का रुख करेंगे, पटपड़गंज में मौजूद हैं। पीयूष, वहां की तस्वीरें दिखाइए और वहां पर कितना % वोटिंग अभी तक हो चुकी है? देखिए, अभी 4 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर सुबह से लगातार जो वोटिंग थी, यहाँ पर लोग लगातार आ रहे थे। और आपको मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से कि पैन करते हुए दिखाएं। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता, उसके अलावा जो मताधिकार प्रयोग करने आने वाले वोटर्स हैं उनकी भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। ये बूथ है, इस बूथ का एक और महत्व ये है कि ये पटपड़गंज का वो बूथ है जिस बूथ के करीब में ही आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दफ्तर भी है और उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। और इस बूथ की अंदर की जो तस्वीरें हैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो मताधिकार प्रयोग करके लोग हैं वो भी अब बाहर आते जा रहे हैं। मैं 1-2 लोगों से बात करूंगा कि किस तरह से आज जो वोट कास्ट उन्होंने किया है। आप वोट दे के आ रहे हैं? हाँ जी, वोट दे रहा हूं। किन मुद्दों पर आज आपने अपना वोट दिया है? विकास के मुद्दे पर दिया है। विकास के मुद्दे पे दिया है। स्थानीय निकाय का चुनाव है और ऐसे में क्या लगता है कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं? मेरे विकास का ही मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा, किस तरह का विकास चाह रहे हैं?
हर तरह के डेवलपमेंट्स रहते हैं, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ देखना होता है, मोहल्ले की साफ सफाई ये सब कुछ देखना। आपने भी वोट कास्ट किया है, क्या मुद्दा रहा है, किस मुद्दे पर आपने अपना वोट किया? विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। जो देखो काम करेगा उसी को मैंने वोट दिया है। मैंने ये नहीं कि कहने में कुछ है, करना कुछ है। और उसके बाद हमें फ्री का कोई फंडा नहीं चाहिए, हमें काम करके दिखाना है। फ्री का फंडा नहीं चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। आपकी क्या समस्या है? मैं यहाँ 1985 से रहता हूँ और लगातार मैं वोट डाल रहा हूँ। पिछले चुनाव में मैंने वोट डाला है और इस बार मेरा वोट कट गया है। लगभग 5 से 6 हज़ार वोट यहाँ कटे हैं। क्या हमारे से सरकार जो है, प्रशासन जो है, हमारे से वोट डालने का भी अधिकार छीनना चाहती है? देखिए कुंदन, यहाँ पर एक बड़ा सवाल किया है प्रशासन और सरकार से। जो वोट देने आए थे बता रहे हैं कि 1985 से रहते हैं, हर चुनाव में अपना वोट देते थे। इस बार उनका वोट काट दिया गया। उनका कहना यह भी है 5 से 6 हजार लोगों के वोट इस बूथ से जो जुड़े हुए थे उनके वोट काट दिए गए हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। हर बूथ पर इस बात की शिकायत मुझे भी मिली है और तमाम वहां पर आए हुए बड़े नेताओं से भी उन मताधिकार प्रयोग करने आने वाले वोटर्स ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। कुंदन, ठीक है, अजान हमारे साथ मौजूद हैं। अजान, ये हमने देखा बहुत सारे वोटर्स जो हैं उनके वोट काट दिए गए ऐसा कहा गया, लेकिन परिसीमन भी लागू हुआ है। चूंकि 3 निगमों को एक निगम में तब्दील किया गया, परिसीमन हुआ, सीटें घटाई गई, 250 सीटें की गई है। तो क्या इस कंफ्यूजन में भी लोग अपने जिस बूथ पर उन्हें जाना चाहिए उस बूथ पर नहीं जा पाए, इस वजह से वोटिंग नहीं कर पाए, ये भी वजह रही है? देखिए बिल्कुल ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जब परिसीमन हुआ है और वार्डों में फेरबदल हुआ है, वार्ड कोई से वार्ड किधर किसी भी मतलब जो वोटर हैं उनका नाम दूसरी लिस्ट में होने के बजाय दूसरी लिस्ट में हुआ, तो वो दूसरी लिस्ट में ढूंढ रहे थे अपना नाम और उनकी नाम दूसरी लिस्ट में था। तो ये कन्फ्यूज़न भी कहीं ना कहीं रही है और ये बड़ी वजह है जो वोटर नहीं डाल पाए, वोट मतदान नहीं कर पाए। और मैं वोट की उसकी बात करूँ, फीसदी की बात करूँ, तो अब तक 4 बजे तक का जो आंकड़ा है वो एक्सक्लूसिवली मैं बता रहा हूँ, 45% अब तक मतदान हो चुके हैं। सुबह 10 बजे तक 9% मतदान हुआ था, 12 बजे तक 18% और दोपहर 2 बजे तक 30% और अब 4 बजे तक का जो ताज़ा आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया है वो 45% मतदान अब तक हो चुका है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 4:30 बजे तक 50 से 52% तक मतदान होगा। यानी पिछले अगर 10 सालों में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम इस बार मतदान देखने को मिलेगा। और 2012 में ये आंकड़ा 53% रहा था, 2017 में 54% वोट डले थे और इस बार भी ये लगभग इतना ही, थोड़ा बहुत उससे कम होता नजर आ रहा है। कुंदन, रवि, किस तौर पर देखा जाए इसे, जो मुद्दे उठाए गए कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, क्या उसे लेकर के उदासीन है क्या वोटर्स? इसलिए वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है 50 के आसपास हो, लेकिन वोटर टर्नआउट अभी तक बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कहेंगे। हालांकि लास्ट के 2 घंटे में अगर हम बात करें, 2 से 4 के बीच की अगर हम बात करें, तो वहां पर वोटर टर्नआउट ज्यादा हुआ है, करीब 15%। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा नहीं रहा है कि 54% के बेंचमार्क तक, पिछले बार के चुनाव के बेंचमार्क तक पहुंच पाएंगे। क्या वजह दिखती है? देखिए, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वजह तो ये जो परिसीमन हुआ है उसके बाद कई वोटरों के जो नाम है वो कट गए हैं। कई वोटरों के रवि, आपका म्यूट ऐसा लग रहा है। स्काइप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम वापस लौटेंगे रवि सर आपके पास। पीयूष, इस सवाल का जवाब। देखिए, जिस तरह से कुंदन आज सुबह से वोटिंग चल रही थी और रफ्तार जो है वोटिंग की वो शुरुआत से ढीली थी, लेकिन दोपहर के बाद से एकाएक रफ्तार पकड़ी है और अब शाम का वक्त है, अंतिम चरणों का ये वक्त चल रहा है। चूंकि 5:30 बजे वोट कास्ट बंद हो जाएगा, लेकिन 5:30 बजे तक जो लोग अंदर आ जाएंगे उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन आपने जो पूछा है कि 54% जो है वो वहां तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर, चूंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जो लोग लगातार ये बात बोलते आ रहे हैं और अभी माइक पर भी बोल रहे थे कि हम यहां पर पहुंचे और हमारा वोट नहीं हमें देने दिया गया क्योंकि पर्ची में ही नाम नहीं था, हमारा वोटर स्लिप में ही नाम नहीं था। तो तमाम ऐसे लोग थे जो अपना कार्ड भी दिखा रहे थे, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होने की वजह से उन्हें वोट नहीं देने दिया गया और वो वापस चले गए। तो ये एक सबसे बड़ी वजह भी है कि वोट परसेंटेज जो है वो कम रहा है। ठीक है रवि, जल्दी से हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, हमने देखा कि जब
3 निगम थे और जैसे एक करने की चर्चा शुरू हुई तब आम आदमी पार्टी बहुत आग बबूला थी। ये दावा किया गया कि बीजेपी डरी हुई है इसलिए अब चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। फिर तमाम निगमों को एक करके एक निगम किया गया, 3 निगमों को। मैं ये जानना चाहता हूं जो मुद्दे उठाए गए और चूंकि चुनावी सरगर्मी तो कुछ महीनों से लगातार जारी थी, पूरा जोर लगा दिया आम आदमी पार्टी ने भी, बीजेपी ने तमाम स्टार प्रचारकों को भी उतार दिया, लेकिन मतदाता अगर पिछले बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई है और अगर वो टर्नआउट नहीं है तो क्या जो मुद्दे उठाए गए उसके प्रति उदासीनता कही जाएगी और इसका असर क्या होगा नतीजों पर? नहीं, देखिए नतीजों पर तो जाहिर सी बात है, अगर मत प्रतिशत कम होता है तो नतीजे उससे प्रभावित होते हैं, ये बहुत ही लाजमी है। पर जहां तक बात है कि मतदाता नहीं पहुंच पाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कई बूथों पर गया, वहां पर लाइन लगी हुई थी, मतदाता थे, पर एक समस्या इस बात की आई कि जब परिसीमन किया गया तो उसके बाद कई वोटर्स के जो नाम है वो कट गए हैं, वोटर लिस्ट से नाम उनका गायब है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, उनका ही नाम कट गया। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता या फिर आम वोटर है उनको कितनी दिक्कतें हुई। कई लोगों के बूथ चेंज हो गए, कई लोगों को पता चला कि बूथ पहले कहीं किसी दूसरे वार्ड में था, अब उन्हें सिर्फ किसी दूसरे वार्ड में कर दिया गया। इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा हुई है जिससे कंफ्यूजन मतदाताओं में हुआ है। पर आखिरकार मेन वजह क्या है कि वोटर क्यों नहीं निकल पाए, वोट क्यों नहीं हो पाए, इसकी जो पूरी जानकारी है, आधिकारिक जानकारी, वो चुनाव आयोग ही दे पाएगा और चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक बयान भी आएगा। तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए कि जब चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की जाती है कि आखिरकार वोट प्रतिशत क्यों कम हुआ। हालांकि देखिए मुद्दे ऐसे हैं, एमसीडी के मुद्दे चाहे किसी भी राज्य में चुनाव होता है, वो डायरेक्ट हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि गली की सफाई है, नाली की सफाई है, कूड़े वाले की समस्या है, ये सभी लोगों के आम जीवन में जो समस्याएं थी उससे वो जुड़ा हुआ है। तो वोटर तो चाहेगा ही वो अपना मतदान करे, क्योंकि उसे कूड़ा कहीं डालना है, नाला उसका गंदा पड़ा हुआ है, पानी नहीं आ रहा, इस तरह के कई सारे समस्या होते हैं। तो वोटर तो जरूर निकले घर से बाहर, पर वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम नहीं होने की वजह से जो वोट टर्नआउट है वो कम हुआ है, मत प्रतिशत कम हुआ है। क्योंकि सोचिए जब अध्यक्ष का ही वोट ना हो तो आम जनता, आम पब्लिक तो फिर माना जाए कि वो कुछ है ही नहीं, तो एक बड़ा वजह हो सकता है। पर हाँ, तीनों पार्टियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, प्रचार जबरदस्त किया गया, तीनों पार्टियों की तरफ से तमाम कोशिशें की गई। जो दिल्ली के जो कोर इशू होते हैं उससे उठाने की कोशिश की गई, चाहे कूड़े का पहाड़ का इशू हो, हाउस लीज का इशू हो, पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, सड़क खड़ंजे की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं नहीं को रवि, रवि एक चीज और बताइए। दरअसल चुनाव वाले दिन तो ऐसा होता है कि पर्चियां जो लोगों के घरों तक पहुंचा दी जाती है कि ये पर्ची है, आप सीधे जाइए, वोटर आई कार्ड लेकर के और पर्ची आपके घर पहुंच जाती है, आप वोटिंग करके आइए। क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी पर्ची नहीं पहुंचाई गई क्या? अगर पर्ची नहीं पहुंचा दी जाती, वो कोशिश की जाती, तो शायद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पहले पता चल जाता कि उनका नाम दरअसल वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो ये क्या जो ग्राउंड पर पीयूष कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो टेबल सजा होता है ना कार्यकर्ताओं से, जो पर्ची देने के लिए, अपने सपोर्टर को पर्ची देने के लिए, वो टेबल कहीं दिखी नहीं दिल्ली में कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए आपने नब्ज को टटोला है। और जहां तक पर्ची की बात है तो बूथ कमेटी बनाई जाती है, हर एक पार्टी बनाती है, और कांग्रेस ने भी बूथ कमेटी बनाया था। पर आखिरकार ऐसा क्या वजह रह गया कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका ही नाम चला जाता है और उन तक पर्ची ना, उनकी जानकारी, हालांकि जिम्मेदारी जवाबदेही अध्यक्ष की होती है कि भाई आपने जब बूथ कमेटी बनाया है तो सभी लोग बूथ कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वोटर्स की पर्ची वो उनके घर तक पहुंचा पाए हैं, नहीं पहुंचा पाए, ये तमाम जिम्मेदारी होती है जो बूथ कमेटी बनाई जाती है। पर प्रदेश अध्यक्ष का ही पर्ची गुम हो जाता है, उनका नाम नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है संशय है। और ये कहा जाए कि जो वर्किंग स्टाइल है उसे कांग्रेस को देखना होगा, कांग्रेस की प्रदेश इकाई को टटोलना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसी क्या कमी रह गई, बूथ कमेटी में कमी रह गई या फिर ऊपर लेवल से कमी रह गया कि भाई अध्यक्ष का ही नाम गायब है। तो सोचिए आम कार्यकर्ता, आम नेता या आम नागरिक, उनकी क्या स्थिति होगी। तो ये तो है एक बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी कमी है जब आप विपक्ष के बड़े पार्टी हैं और आपके ऊपर दारोमदार है, क्योंकि शीला दीक्षित एक लंबे वक्त तक दिल्ली में राज की है, उनका चाहे वो सड़क हो, नाली हो, एक्सप्रेस हो, बहुत कुछ उन्होंने दिल्ली को दिया है, मेट्रो से लेकर तमाम चीजें। तो ऐसे में उनके नाम पर अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी बात, लेकिन वर्किंग स्टाइल कांग्रेस की ये रवि, तो फिर चिंता होती है ना। अब प्रदेश अध्यक्ष का नाम ही अगर वोटर लिस्ट से गायब हो गया और प्रदेश अध्यक्ष को वोटिंग वाले दिन याद आ रहा है,
तो बड़ा सवाल उठता है कांग्रेस किस तरीके से काम करती है, बूथ लेवल पर क्या तैयारी है कांग्रेस की, ये बताने के लिए बहुत काफी है। आप सिर्फ अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर उंगली उठाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि 3 उंगली 4 उंगली उनके खिलाफ भी उठ रही है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनीषा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा, आप लगातार ग्राउंड पर जाते रहे, तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड पर रहे, एमसीडी चुनाव को भी हमने बहुत बेहतर तरीके से कवर किया। जो अहम मुद्दे थे, अगर हम 2-3 मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे लोगों के जहन में थे, क्योंकि दोनों तरफ से, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से पुरजोर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, दावा किया गया कि इस बार उनकी जीत हो रही है, लेकिन जो आम लोगों के मुद्दे थे वो क्या रहे? कुंदन, आम लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में रहा था वो कूड़े के पहाड़ को लेकर रहा था और सभी लोगों ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई थी। लगातार जब हम इसकी कवरेज भी कर रहे थे तो यही मुद्दा था कि दिल्ली में जितना कूड़ा बढ़ता जा रहा है उससे आम जनता को परेशानी हो रही है। उसके साथ ही देखिए जो पशु होते हैं सड़कों पर, उसका मुद्दा भी लोगों ने उठाया, साथ ही पार्किंग के मुद्दे उठे थे और साथ ही जो दुकानदार होते हैं उनके दुकानों के आसपास जो पार्किंग की जगह होती है उनको वो नहीं मिल पाती, ये मुद्दे भी बहुत ज़्यादा उठाए गए थे। हालांकि दोनों पार्टियों ने अपने जो वचन पत्र थे उसमें ये दावा किया है कि वो हर तरीके की सुविधाएं लोगों को दिल्ली में प्रोवाइड कराएंगे अगर उनकी इस बार एमसीडी में उनकी सरकार बनाते हैं तो, चाहे वो यमुना साफ करने को लेकर हो, चाहे वो कूड़े के पहाड़ को कम करने को लेकर हो, या फिर दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को और सुविधाएं प्रोवाइड करवाना हो। इस तरीके के वचन पत्र में वादे और दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे साथ है, आम नागरिक जब साथ में होते हैं तो उन्हीं से जान लेते हैं, आम नागरिकों के मुद्दे आम नागरिक से ही जानते हैं। सर, जो आम नागरिक के मुद्दे लगातार पार्टियां तो उठा रही है, लेकिन आम नागरिक क्या चाहता है अपनी एक पार्टी से जिसको वो चुनना चाहता है? देखिए, दिल्ली के अंदर जमुना जी साफ करने का दिल्ली सरकार ने कहा, लेकिन वो उसे सफल नहीं हुए इसके अंदर तो। और यहाँ पे जो स्वच्छता है वो सबसे पहला निगम पार्षद के लिए सबसे ज़रूरी है, क्षेत्र की स्वच्छता होनी चाहिए। तो हमारा यही एक ही मूल इसको लेके हुए कि यहाँ की स्वच्छता सबसे ज़्यादा रहे। तो मेरा अपना व्यक्तिगत सोच जो है वो मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया और बड़ी ही अच्छे तरीके से उसमें सफलता भी हासिल करी। हम मेरा अपना पर्सनल जो वोट है वो भाजपा को ही गया। तो देखिए, यहाँ पर मुद्दे बहुत है। साथ ही अगर मैं बात करूँ बीजेपी के घोषणा पत्र की तो कुछ दिन पहले ही ठीक है मनीषा, बने रहिए हमारे साथ, लोगों के मुद्दे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनीषा बने रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। अब चंद मिनट बाकी है, 6 से 7 मिनट बाकी है। अगर 6 से 7 मिनट के अंदर आप पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो जरूर जाइए पोलिंग स्टेशन तक, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तो बस चंद मिनट बचे हैं एमसीडी चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए। अगर आप पोलिंग स्टेशन के अंदर चले जाते हैं तो आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा। चंद मिनट बाकी हैं और चंद मिनट यानी 5:30 तक जो भी व्यक्ति, जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाता है उसे वोट करने का अधिकार मिलता है। तो चंद मिनट के बाद वोटिंग आधिकारिक तौर पर वैसे खत्म हो जाएगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, पीयूष शुक्ला पटपड़गंज से मौजूद हैं। पीयूष, जल्दी से वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए, क्योंकि आखिरी मिनट में भी क्या वहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं क्या वोटिंग करने के लिए? बिल्कुल, आपको मैं दिखा रहा हूं, आखिरी मिनट में ये वोटर्स हैं, ये अभी पहुंचे हैं और ये अंदर पोलिंग बूथ है। यहाँ पर लगातार जो वोटर्स हैं वो अंतिम चरण में भी यहाँ पहुंचने की पूरी कोशिश कवायद कर रहे हैं ताकि जो उनके मताधिकार का प्रयोग है वो यहाँ पर कर सकें। हालांकि यहाँ सुबह से इस बूथ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सुबह से बड़ी भीड़ थी इस बूथ पर, लगातार यहाँ पर वोटर्स आ रहे थे, उनकी आमद भी थी, लेकिन लोगों की नाराजगी भी इस बात की थी क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के वोट जो हैं वो काट दिए गए थे और जिस बात से लोग नाराज थे और साफ अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर करते हुए भी नजर आए। और खास तौर पर जब हमसे बातचीत की तब भी उन्होंने अपनी नाराजगी यहां पर व्यक्त की। बिल्कुल अजान, अब तो आखिरी मिनट में अब जिन्होंने वोटिंग करना था वो तो पहुंच गए, लेकिन कोई रह तो नहीं गया जो चाहता था वोटिंग करना लेकिन नहीं कर पाया। चलिए, अजान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीषा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीषा, ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज जो है 50 के आसपास तक पहुंच पाएगा, ये क्या संकेत है? दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं? बातचीत हुई इस संदर्भ में किसी से?
जी बिल्कुल, मैंने गौतम गंभीर से बात की थी जब मैं राजेंद्र नगर बूथ पर थी मौजूद, तो वहाँ पर गौतम गंभीर आए थे। उनसे मैंने पूछा था कि पिछली बार के हिसाब से इस बार कितनी वोटिंग होगी, कितनी सीट लाने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने आदेश गुप्ता से भी बातचीत की थी, तो आदेश गुप्ता ने सीधे तौर पर यह संकेत दे दिया था कि बीजेपी तो 180 के पार सीटें इस बार लेके आ रही है। गौतम गंभीर का यही मानना था कि जो लोग दावे और वादे करते रह जाते हैं और खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, वो सिर्फ एक कहते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट में ही दिखाई देता है, लेकिन वो कभी भी ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दिया। तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है लोगों के मुद्दों को समझने की और उन पे काम करने की। और जो आप बता रहे हैं कि 50% तक ही आंकड़ा थम जाएगा, इस बार जो प्रतिशत है वो थम जाएगा वोटिंग का, तो ऐसा देखिए संकेत है, क्योंकि पिछली बार से कम इस बार वोटिंग पड़ा है, ऐसा भी देखने को मिला है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के वोट जो है कट गए हैं। काफ़ी सारी महिलाएं जो है काफ़ी गुस्से में मुझे नजर आई थी पोलिंग बूथ पर। जब मैं खड़ी हुई थी वो महिलाएं काफ़ी लड़ भी रही थी पुलिसकर्मियों के साथ और बोल रही थी कि देखिए हमारे जो वोट है वो कट गए हैं, पर्ची में हमारा नाम ही नहीं है। फैमिली में अगर 5 सदस्य है तो 5 में से 2 के नाम है, 3 के नहीं है। तो ऐसा भी हमें नज़ारा देखने को मिला। तो इससे ये जाहिर होता है कि पिछली बार 54% बताया जा रहा था वोट प्रतिशत जो था, लेकिन इस बार शायद ही 50% को भी पार कर पाए ये आंकड़ा। ठीक है, मनीषा बने रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। सभी 250 सीटों पर वोटिंग कराई गई। शाम 4 बजे तक 45% वोटिंग हुई है और 5:30 बजे तक, यानी कि अब से चंद सेकंड पहले तक वोटिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर 5:30 बजे तक दाखिल हो गए होंगे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल क्यू में लग करके कर सकते हैं। जबरदस्त चुनाव प्रचार देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ये दावा करती रही कि निगम और सरकार पर अगर आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद रहेंगे तो बेहतर तरीके से इलाके का विकास होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज स्टार प्रचारकों ने भरोसा दिलाया कि पिछले 15 सालों में बीजेपी ने और बीजेपी के पार्षदों ने, निगम ने, मेयर्स ने बहुत बेहतर काम किया और दिल्ली को चमका कर रखा है। दिल्ली में विकास किए गए हैं। लेकिन क्या वाकई में लोगों को इन वादों पर और इन दावों पर यकीन है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। अब तो नतीजे बताएंगे। बाजान देखिए बिल्कुल 5:30 बज चुके हैं और जो मतदान का आखिरी टाइम था वो भी ओवर हो चुका है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक वोटिंग हुई है और मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो मेरे ख्याल से आखिरी वोटर होंगे इस वार्ड के, वो सीधा वोट डालकर आ रहे हैं। इनसे जान लेते हैं। जी ये बताइए किन मुद्दों को लेकर जहन में आप गए और आपने वोट किया? देखिए मुद्दा ये है कि आज हमारे सामने सिर्फ मुद्दा एक ही है कि देश हमारा एक नए पथ पर चल पड़ा है और इस पथ पर जो ले जाने वाले वो मोदी जी है और भाजपा है। तो हमारे सामने मोदी जी के अलावा और भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल जी के इस जो झूठे नौटंकी वो करते रहते हैं, इससे हम छुटकारा दिलाना चाहते हैं। तो ये नगर निगम में शुरुआत है, यहाँ तो हम आएंगे ही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से सत्ता में है, उसके ऊपर कई आरोप लगे हैं सफाई से लेकर और कई भ्रष्टाचार से लेकर कई मुद्दों पर, खासकर सफाई पहले पर उसके सवाल उठते रहे हैं। तो आप इस वक्त जहाँ खड़े हैं यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे मच्छर हैं। हम लोग यहाँ लाइव कर रहे हैं, हमें भी यहाँ परेशानी हो रही है खड़े होने में, आप भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए ये जो पुरानी बीमारी होती है उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। अब कूड़े की अगर बात करें तो शीला दीक्षित जी के टाइम से, जब एशियन गेम्स हुआ तो उस समय से ये कूड़े का ढेर लगा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाके उस पर काम चल रहा है। बाहर से मशीनें मंगाई गई है और वो कूड़ा को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ भी जो पहले 10 साल पहले जो स्थिति थी उससे अभी बहुत बेहतर है ये। अब उम्मीद करते हैं कि इस बार जब आएगी एमसीडी और एमसीडी में भाजपा आएगी तो भाजपा को भी लगेगा कि शायद जो भी गलती हुई है। देखिए कुंदन सफाई का मुद्दा तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है और जब हम यहाँ पर लाइव दे रहे हैं खड़े होकर, आधा घंटे से हम लगभग खड़े हैं, तो यहाँ पर अनगिनत जो मच्छर हैं वो हमें जकड़े हुए हैं। हम जब बोल रहे हैं तो हमारे मुंह में जा रहे हैं। तो सफाई का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सफाई की राजधानी दिल्ली में कितनी ज़रूरत है। चलिए बने रहिए अजान, हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं, एक बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली के चुनाव की बात हो गई, गुजरात के चुनाव की भी बात होनी चाहिए, लेकिन गुजरात की बात हम कर रहे हैं। गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे और अब मां के पास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मां हीराबेन से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये गांधीनगर की तस्वीरें हैं और जहां पर वो पहुंचे हैं अपनी मां से मुलाकात करने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए। मां हीराबेन से वो मुलाकात करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रोड शो एक के बाद एक रोड शो, एक के बाद एक रैलियां वो लगातार करते रहे, गुजरात के दौरे पर जाते रहे और अब एक बार फिर से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मां से। ये गांधीनगर की तस्वीरें, मां हीराबेन से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मां हीराबेन से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हीराबेन से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल कल 93 सीटों पर वोटिंग होगी गुजरात में और 27 साल के किले को फतेह कर पाती है या नहीं बीजेपी के ऊपर बड़ा दबाव है। लेकिन तमाम जो स्टार प्रचारक जो हैं वो गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार करते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और ऐसा लग रहा है थक हार करके मां के पास पहुंचे हैं। प्यार दुलार मिलेगा उन्हें। चलिए एक बार फिर से एमसीडी का रुख कर लेते हैं। एमसीडी में चुनाव प्रचार तो जबरदस्त तरीके से हुआ। अब चुनाव भी खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। 5:30 बजे तक का वक्त था और अब 5:35 तक हो गया। पीयूष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, अब नतीजों का इंतजार है। अब तो देखना होगा कि बीजेपी अपने 15 साल पुराने किले को, हम 27 साल पुराने किले की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की बात करें तो 15 साल पुराने किले को बचा पाती कि नहीं? बिल्कुल कुंदन, 15 साल पुराने किले को बचाना भारतीय जनता पार्टी की जुगत है, तो वहीं पर इस किले पर फतह इलेक्शन पर पुलिस क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस, ये सुना देते हैं। रहा है जो इलेक्शन कमीशन के जितने भी लोग हैं वो तथा प्रशासन के लोग जो इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े हुए थे उनके साथ रियल टाइम स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने मेंटेन किया और जो हमारा फोकस रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का और इस बात को देखने का कि पीसफुल इलेक्शन प्रोसेस हो, वो हम लोगों ने किया। साथ ही जो इलेक्शन से पहले का जो समय था 10, 15, 20, 25 दिन का, वो उसका एक डिफरेंट रोल दिल्ली पुलिस का है, वो हम लोगों ने अदा किया। आज इलेक्शन प्रोसेस है और इसके बाद काउंटिंग और सेलिब्रेटरी जो प्रोसेशंस होगा उसका, तो एक तरह से समग्र डिप्लॉयमेंट एंड समग्र स्ट्रैटेजी एंड प्लान है दिल्ली पुलिस का। जो अल्टीमेट गोल है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो पीसफुल तरीके से और जो विथ फुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज वो पूरा हो और दिल्ली पुलिस का फोकस्ड योगदान उसमें रहा है। आज जामन तक कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैसेज ये केवल ये तो मेरा अंतिम सबसे अंत में आया हूँ। जो इंटायर जोन जो ईस्ट से शुरू हुआ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट है वो, और उसके बाद नॉर्थ एंड सेंट्रल होते हुए, मेन मकसद ये है कि जो हमारे फोर्स, हमारे जो जवान, हमारे जो स्टाफ एंड ऑफिसर्स लगे हुए हैं, जो इंटायर फील्ड फॉर्मेशन जो ड्यूटी पर है, उनका मनोबल, उनका सुपरविजन और अल्टीमेट एम कि पीसफुल एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस प्रॉपर हो और पीसफुल तरीके से इलेक्शन प्रोसेस हो। मेन मकसद ये है। कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया, कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है। एमसीडी का चुनाव संपन्न करा लिया गया है। 5:30 बजे तक वोटिंग कराई गई और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई है। ये बड़ी कामयाबी है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करा लिया गया है और अब नतीजों का इंतजार है। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी पटपड़गंज से मौजूद हैं। पीयूष, अब नतीजों का इंतजार है। हाँ बिल्कुल कुंदन, अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन आपको एक तस्वीर और मैं दिखाता हूं। सड़क के दूसरे तरफ की तस्वीर है जहां पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। मतलब अभी नतीजे आने का वक्त बाकी है, लेकिन ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह है, क्योंकि तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने लगातार रात दिन मेहनत की थी और वो आज उन्हें लग रहा है कि उसकी मेहनत जो है वो वोटों के जरिए तब्दील होती दिखाई पड़ी है। और देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह। कुंदन, बिल्कुल, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या पीयूष? देखिए मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं सड़क के और आपको दिखाता हूं तस्वीरें बहुत करीब से
किस तरह से लोगों के बीच में उत्साह है, ढोल नगाड़े बजते हुए आपको साफ दिखाई पड़ेंगे। और ये उत्साह यहां पर कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने रात दिन मेहनत की थी। ये देखिए कुंदन, ढोल नगाड़े के बीच में नाचते हुए ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए अलग अलग मेहनत की थी एमसीडी चुनाव में, और आप यहां पर देख सकते हैं। पीयूष, नतीजों से पहले जश्न क्यों? पीयूष, इनसे पूछिए कि ढोल नगाड़े अभी से क्यों? मताधिकार का प्रयोग करना जरूरी, और यहां पर कुंदन, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, इतना आत्मविश्वास क्यों है? पूछिए जरा पीयूष। अभी से जश्न मना रहे हैं, नतीजे तो 7 तारीख को आएंगे, अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, वोटिंग खत्म हुई है। पीयूष, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, ऐसा लग रहा है पीयूष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीषा, पटपड़गंज में तो अभी से बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे, 7 तारीख को नतीजे आएंगे। बिल्कुल कुंदन, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस भी ये शो कर रहा है कार्यकर्ताओं का। किस तरीके के ढोल नगाड़े लेकर ये लोग नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जीत हो गई है। लेकिन अभी देखिए 7 तारीख को नतीजे आने बाकी है। नतीजे आने के बाद ही पता लग पाएगा कि किस पार्टी के वादे और दावे में दम निकला, और जनता ने जिन्हें वोट देकर एमसीडी में एक बार फिर से वो बीजेपी को लाएगी, या फिर बदलाव करके आम आदमी पार्टी को एमसीडी पर जो है बैठाएगी, और अपने वादों के तहत जिस तरीके से एमसीडी के लिए वादे कर रहे थे अरविंद केजरीवाल भी लगातार। मनीषा, वापस लौटता हूं मैं, मनीषा वापस लौटता हूं आपके पास, फिर से पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष से पूछ लेते हैं, पीयूष आखिर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? बीजेपी कार्यकर्ता अभी से जश्न मना रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है? क्या एक वोटर्स को पकड़ करके ले आए थे क्या वोटिंग स्टेशन तक, और उन्होंने बीजेपी का बटन दबाया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से वोटिंग इस बूथ पर हुई है, खासतौर पे पड़पड़गंज का ये इलाका है, कहा जाता है कि थोड़ी सी दूर पर आगे आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी दफ्तर है, लेकिन यानी ये इलाका, ये विधानसभा मनीष सिसोदिया की है, लेकिन जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। पूछिए इन्होंने कितने वोट डलवा दिए बीजेपी के समर्थकों के, पूछिए तो जरा पीयूष। पीयूष पूछिए। पीयूष इनसे पूछिए कि आखिर इतना विश्वास क्यों है इन्हें, अभी से जश्न मना रहे हैं। आज आप लोगों ने अपना वोट यहाँ पर दिया, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे थे, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है? भाई साहब, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, पूरे पड़पड़गंज विधानसभा का सबसे बड़ा बिल्डर है, 2 बार कांग्रेस का पूर्व प्रत्याशी रह चुका है, उसका खुद का अपना जनाधार नहीं है, पलटू राम उसको कहा जाता है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हमेशा पलटू राम की तरीके से काम करता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा, जहां आपने अभी बताया 2 मिनट पहले, आम आदमी पार्टी का उप मुख्यमंत्री का ऑफिस यहाँ पे सामने है, उसके बिल्कुल सामने शराब का ठेका खोला। विनोद नगर के अंदर 2 ठेके ऑलरेडी खोल चुके हैं, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, और यही कारण है कि आज इतनी जनसंख्या में आप देख रहे हैं इतना समर्थक। ठीक इधर दूसरी एक सड़क है जो आगे जाती है, गाजीपुर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसको भी मुद्दा बनाया था आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। ये बताइए, पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का दूर है गाजीपुर, 8 साल से उसको गाजीपुर याद नहीं है। पीयूष, जश्न ये क्यों मना रहे हैं? ढोल नगाड़ों के साथ जश्न क्यों मना रहे हैं, ये पूछिए। कुंदन, जश्न क्यों मना रहे हैं अभी? ठीक है, ये मुद्दे तो हैं, इन मुद्दों की चर्चा तो 2 महीने से हो रही है, लेकिन ये जश्न क्यों मना रहे हैं? ये तस्वीरें तो आमतौर पर टीवी पर नतीजों वाले दिन दिखती है। लोग जो हैं उनका कहना, सर चुप हो जाओ, या तो आप बोल रहे तो ठीक है। पीयूष, कुंदन, मैं यहां कहना चाहूंगा कि यहां पर जो लोग हैं उन्होंने 2-3 मुद्दे जो उठाए हैं। पहला मुद्दा शराब का मुद्दा उठाया है कि ठेके लगातार खुल गए, विकास नहीं हुआ। दूसरा,
कूड़े की ढेर जिसकी बात की थी आम आदमी पार्टी ने, उसको लेकर यहाँ पर लोगों का कहना है कि 8 साल से तो उन्हें याद नहीं आया, उनकी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक, और अब उन्हें याद आया जब एमसीडी के चुनाव थे। बिल्कुल ठीक है, अजहान हमारे साथ मौजूद है। अजहान, अब इंतजार करना पड़ेगा नतीजों का, लेकिन अब बातचीत कीजिएगा आप नेताओं से तो पता चलेगा कि जो कॉन्फिडेंस यहाँ पटपड़गंज में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई दे रहा है, वो बाकी जगहों पर भी कॉन्फिडेंट है या फिर लग रहा है कि मामला फंस गया है? देखिए, कॉन्फिडेंस की अगर बात की जाए तो जो जितने भी राजनीतिक दल एमसीडी चुनाव मैदान में है वो सभी कॉन्फिडेंट में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन जिस तरीके से पड़पड़गंज में ये चीज़ें देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं इसे ओवर कॉन्फिडेंस तो खैर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वोट डालने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने दावे करते हैं, तो उनका भी अपना ये सेलिब्रेशन करने का तरीका है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लें एमसीडी चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अपना स्वाभिमान बचाने की चुनाव है और आम आदमी पार्टी का अपना वर्चस्व दिखाने का चुनाव है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए अपना अस्तित्व बचाने की चुनाव है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लगातार सत्ता में रहती आई है एमसीडी में, एक वक्त ये था कि एमसीडी में लगातार कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है, लंबे समय से उसमें राज किया है, और फिर भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद और अब आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं टक्कर मानी जा रही है। क्योंकि अगर चुनाव प्रचार पर नज़र डाल ली जाए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार का कंपैरिजन कहीं ना कहीं किया जा रहा है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें कमज़ोर दिखाई दी है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बड़े बड़े नेता दिखाई दिए, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह हो या उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता तो कहते हैं क्या एमसीडी के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के नेता और बड़े नेता कहते हैं क्या हम एमसीडी के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि देखिए, मैं एक पार्षद से लेकर के सांसद तक जो काम हुआ है, जो हो रहा है, उसकी गारंटी देने के लिए और उसका रिपोर्ट कार्ड देने के लिए मैं आपके पास आता हूं। ये वर्क कल्चर है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, जो अपने आप में बताता है कि क्यों बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव जीतती चली जाती है और क्यों कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार करके हाशिए पर चली गई है। मनीषा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मनीषा, अब ये जो आंकड़े आएंगे, फाइनल आंकड़ा क्या रहा है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, बूथ मैनेजमेंट की बात करें तो बीजेपी सबसे स्ट्रांग कही जाती है, आम आदमी पार्टी भी ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर कनेक्ट रहती है लोगों से, कार्यकर्ता कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जो बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट है वो बहुत जबरदस्त है। अगर वोटिंग कम हुई है तो क्या हम उस नजरिए से देखें कि बीजेपी अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब हुई होगी, इसलिए जश्न की तस्वीरें? बिल्कुल कुंदन, ये एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर उठता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी आज पूरे वेस्ट दिल्ली में घूम कर हर एक बूथ कवर किया है, तो मैंने वहाँ पर हर एक पार्टी का पोलिंग बूथ जो है वो देखा था, कांग्रेस का भी, आम आदमी पार्टी का भी और बीजेपी का भी। भीड़ जो मैंने ज़्यादा देखी लोगों की वो बीजेपी के बूथ पर देखी थी, क्योंकि मैंने ये देखा कि ई रिक्शा में बैठ लोग काफ़ी आ रहे थे। तो ये व्यवस्था जो है पार्टी के द्वारा ही कराई जाती है। वहाँ के जो निगम पार्षद है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपने यहाँ के लोगों को ये सुविधाएं देते हैं कि पोलिंग बूथ तक उन्हें पहुंचाया जाए। वही बात करूं आम आदमी पार्टी के बूथ की, तो वहां पर भी तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा सा ठंडा माहौल मुझे लगा। वहां पर कोई प्रत्याशी भी ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि हमने जो कैंडिडेट्स थे वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट से बात की है, जो वहां पर उस वक्त तैनात भी थे लोगों के बीच में और आखिरी दिन तक जो है वो प्रचार कर रहे थे, आखिरी दिन तक लोगों के बीच में मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मामला बहुत ज्यादा डामाडोल नजर आया, ठंडा नजर आया, क्योंकि वहां के प्रत्याशी भी नहीं दिखे दूर दूर तक। और साथ ही देखिए, ये जो चुनाव प्रचार की बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों को जमीनी स्तर पर उतारा था, वहीं आम आदमी पार्टी भी जो है अरविंद केजरीवाल से लेकर जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो भी गली गली जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस उसमें भी जो है बहुत ज्यादा पीछे नजर आई। उनका ये मानना था कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो जमीनी स्तर पर उतरकर एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि एमसीडी चुनाव को वो एक छोटे चुनाव के तौर पर ले रहे हैं। वहीं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का ये कहना रहा है लगातार ही कि चाहे चुनाव एमसीडी का हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हमारे लिए हर एक चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव रहा है और हम निगम पार्षद से लेकर विधायक तक हर चुनाव के लिए ऐसे ही जोरदार तरीके से प्रचार करते हैं। और यही कारण है आज बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है और जो पड़ला है वो भारी नजर आ रहा है पूरे दिल्ली में।
पीयूष, जो बूथ मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, जिससे जुड़ा हुआ सवाल मैंने मनीषा से पूछा, तो मैं ये जानना चाहता हूं वोटिंग परसेंटेज कम होने का बहुत ज्यादा फर्क क्या बीजेपी पर नहीं पड़ेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट का जो मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग कहा जाता है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक बीजेपी लाने में कामयाब रही? जो बूथ मैनेजर रहते, जो पन्ना प्रमुख रहते हैं, जो बूथ की जिनकी बर जिम्मेदारी होती है, वो कामयाब रहे, तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क बीजेपी पर नहीं पड़ने वाला है, ऐसा कह सकते हैं हम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं गुजरात भी रहा हूं कुंदन, और गुजरात से मैंने देखा कि किस तरह से वो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं। हर बूथ पर उनका पन्ना होता है और पन्ना में 5 लोग लिखे जाते हैं। उन 5 की जिम्मेदारी होती है कि 3 लेकर आएं। और आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां ही नहीं, मैं दिल्ली में लगभग जहां जहां गया हूं वहां पर मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता वोटर्स को लेकर आ रहे थे। उनके जो काउंटर्स लगे थे उनमें व्यापक भीड़ भी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर विपक्षी दलों की अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, तो उनके बूथ पर 2-4 और कांग्रेस के बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ साफ नजर आया है कई इलाकों में। लेकिन देखना पड़ेगा नतीजे क्या कहते हैं, नतीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 बजे तक जो आंकड़ा आया उसके मुताबिक 45% वोटिंग हुई है। पिछले बार के चुनाव की बात करें तो 54% वोटिंग हुई थी। उसके आसपास ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल से यह आंकड़ा पहुंचेगा, लेकिन अगर पहुंच जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वोट कम पड़े हैं तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा बीजेपी को नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग कहा जाता है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने सपोर्टर्स को, वोटर्स को बूथ तक लेकर के आते हैं, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी होती है तमाम वोटर्स को बूथ तक ले जाने की। और इसमें बहुत हद तक बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो कामयाब रहे होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की मौजूदगी भी जबरदस्त तरीके से रही है। दावे तो बहुत किए गए। आजान, आम आदमी पार्टी दावा करते रहे कि इस बार तो हम झंडा गाड़ देंगे एमसीडी में, लेकिन अब तो झंडा गाड़ पाई है आम आदमी पार्टी? किस हद तक गाड़ पाई है ये देखना होगा। 7 तारीख का इंतजार करना होगा। देखिए, बिल्कुल झंडा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गाड़ ही रही है, और जो 10 गारंटी हैं उस पर वो चुनाव लड़ रही है, खासकर सफाई के मुद्दे से लेकर और जो कूड़े का पहाड़ है उसके मुद्दे पर। और लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती नज़र आई। आज भी हम दिलीप पांडे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, उनसे हमने लगातार बात की। उनका भी ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन से जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं बेहद परेशान है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेगी। लेकिन देखिए, चुनौती की अगर बात कर ली जाए कुंदन, तो चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी है, क्योंकि 15 साल का राज और चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के जीतने के, अगर वो जीत जाती है तो लगातार चौथी बार जीत जाएगी। तो 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्वक है। इसी को ध्यान में आम आदमी पार्टी ने रखा भी है। लगातार उन्होंने प्रचार किए हैं, वो हर संभव कोशिश करती नजर आई है। डोर टू डोर मुख्यमंत्री खुद वोट मांगने गए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो वो वोट मांगने गए। उनके जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो लगातार ग्राउंड पर बने रहे। लेकिन अब देखना यही होगा, 7 सितंबर बीच में कुछ ही 2 से 3 दिन ही है, उसमें रिजल्ट आ जाएगा। क्या किसके दावों में कितना दम था और किसके वादों में कितना दम, ये 7 दिसंबर को पता चल जाएगा। और दिल्ली की जनता ने आज मतदान कर दिया है। 45%, करीब 50 से 52%। चलिए आजान, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा का शुक्रिया, पीयूष बहुत बहुत शुक्रिया। रवि सराफ हमारे से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।